हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा जी एनसीईआरटी क्लासेस। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि जो दो महाशक्तियाँ थी वो कैसे उभर के सामने हमारे आई। वो महाशक्तियों का नाम क्या था? एक जो था वो क्या था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा जो था वो क्या था, सोवियत संघ। हालांकि दोस्तों इसके बाद भी और भी सारे देश थे, लेकिन वो सारे देश चूंकि उस समय बहुत ही कमजोर थे तो वो क्या करते थे, जो जिसके पास ज़्यादा पावर होता था, तो उस समय दो ही देश थे जिसके पास ज़्यादा पावर था, वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। तो जो छोटे छोटे देश थे, जो अनडेवलप्ड देश थे, जो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं थे, तो वो क्या करते थे, इन छोटे छोटे जो देश थे वो इनका साथ दे देते थे और उनके बदले उनको क्या मिल जाता था, उनको एक सहयोग मिल जाता था। एक चूंकि हम क्या करते हैं, अगर हम किसी पावरफुल के साथ रहते हैं तो हमें भी एक पावर आ जाता है। तो ऐसे ही छोटे देश भी जब इन पावरफुल देशों के साथ रहते थे, इनके ग्रुप में रहते थे, तो उनको भी एक पावर आ जाता है। तो हमने पिछले में यही देखा और फिर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि क्यों लोग छोटे छोटे देश ये शामिल होते थे, उससे क्या फायदा होता था। तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फायदा क्या उनको होता था, उससे फायदा ये था कि जो उनके, मान लीजिए ये बड़े कुछ शहर ऐसे थे, कुछ छोटे छोटे देश ऐसे थे जो किसी पार्टिकुलर चीज संसाधन के लिए महत्वपूर्ण थे, तो उन बड़े देशों को उनसे वह प्राप्त हो जाता था। फिर अगर कोई अपनी खुफिया एजेंसी ना बैठाए या सभी देशों पर नजर रखने के लिए वो क्या करते थे, उनसे अगर उन देशों में ये जो बड़े महाशक्तियाँ थी, जिसे हम पहली दुनिया दूसरी दुनिया बोलते हैं, ये क्या करते थे, अपने सैनिक को उस देश में भेजते थे। तो उस देश में भेजने से क्या होता था, सैनिक के जो खर्च होते थे वो उन छोटे देश उनको देते थे, तो जो सैनिक के खर्च में भी कमी आती थी। और फिर कभी भी किसी छोटे देश को आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती थी या फिर इनको जरूरत पड़ती थी, ये छोटे देशों से मिलकर हेल्प कर कर ये अपनी आर्थिक जो मदद थी उसको पूरा कर लेते थे। तो ये सब सारे कारण थे कि क्यों जरूरी था। अब हम बात करेंगे, हमारा जो एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है कि शीत युद्ध के दायरे क्या थे। दायरे का मतलब हम ये नहीं है कि शीत युद्ध कहाँ तक, हम ये कह सकते हैं कहाँ तक फैला हुआ था। ठीक, हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्यूबा मिसाइल संकट था, बाल बाल बचा उससे दोनों महाशक्तियों, मगर ये संकट हो जाता, यानी ये जो क्राइसिस थे, जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थे, अगर ये हो जाता तो बहुत ही बड़ा नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ता। लेकिन ये चीज हुआ नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो इसके बाद, लेकिन ये चीज नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद भी जो छोटे छोटे देश थे, ठीक है, तो वो अपना क्या करते थे, वो शीत युद्ध करते रहते थे। मतलब कि छोटे छोटे अपने में लड़ाई झगड़े करते रहते थे, खूनी संघर्ष हमेशा चलता रहता था, कई लोगों की जन हानि होता था, कई लोगों में नुकसान पहुंचता था। तो अलग अलग देशों में छोटे छोटे ये आपस में लड़ते रहते थे और इनको नुकसान लगातार पहुंचता रहता था। तो अगर हम दायरे की बात करें, दायरे क्या थे, छोटे छोटे देश जो दोनों खेमे में बटे थे, उन पर हमेशा एक डर बना होता था कि कहीं युद्ध हो गया तो फिर हम लोग का नुकसान, क्योंकि जो छोटे देश थे उनको ज्यादा नुकसान होता, तो उनको इस चीज का डर था। फिर और ऐसा हुआ भी, कई बार हमने देखा कि युद्ध की संभावना भी बनी, कई बार ऐसा हुआ कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन कई बार ऐसे बना, तो इस तरह से जो छोटे छोटे देश थे वो डरे हुए थे। तो ये सब दायरे थे उनके। अब देखिए, तो अगर हम दायरे की बात करें तो हम उस जगहों के बारे में बात करते हैं जहां पर युद्ध होते बच गया। यानी अब युद्ध हो जाता तो बहुत ही बड़ा उनको ट्रेजेडी मिल जाता, यानी बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता, लेकिन वहाँ युद्ध हुआ नहीं, बच गया। क्योंकि दोनों महाशक्तियां जानती थी अगर हम युद्ध करते हैं तो हमारा खुद का बहुत ज्यादा नुकसान होगा और साथ साथ जो हमारे साथ में देश है उनका भी नुकसान होगा। तो इसलिए ये खुद ये कोशिश करती थी कि युद्ध न किया जाए। तो हम कई बार इसमें देखे थे, कई बार देखे भी है कि जैसे मान लीजिए कई बार हमारे जो गुट निरपेक्षता, इसमें एक शब्द आता है, इसका गुट निरपेक्षता का मतलब क्या है कि जो ऐसे देश जो इन दोनों महाशक्तियों के ग्रुप में नहीं थे, ठीक, जो इन्होंने ग्रुपिंग बनाया था उनके ग्रुप में जो नहीं थे, तो वो किस में थे, तो उन्होंने क्या किया, अपना एक अलग अलग ग्रुप बनाने की कोशिश की। क्योंकि जो बाकी भी देश थे वो भी चाहते थे कि युद्ध न हो, युद्ध अगर हो जाएगा, इसलिए मध्यस्थता का काम करते थे, यानी उनके बीच में रहकर पूरी कोशिश करते थे कि लड़ाई झगड़े न हो। अगर युद्ध हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही ये घटना है, जैसे हम दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया की बात करें तो उस समय की ये घटना है, तो उसमें भी हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्यस्थता का काम किया था, जिससे वहां पर युद्ध छिड़ने से बच गया। ऐसे ही हम कांगो की बात करें, ठीक है, तो वहां पर भी इस तरह से
वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव थे उन्होंने मध्यस्थता का काम किया था, जिसके नाते वहाँ पर युद्ध होने से बचा। इस तरह से जो छोटे छोटे जो अलग जो बाहरी देश थे जो इन ग्रुप में नहीं थे, वो लगातार ये प्रयास करते रहते थे कि ये युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध हो जाएगा तो सभी लोग को नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ये चीजें थी। तो ये और दोनों महाशक्तियां भी थी, वो भी ये भी चाहती थी कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध होने से तो नुकसान तो होना ही है। इसलिए दोनों महाशक्तियों ने अपने में वार्ता किया और वार्ता करने के बाद एक संधि पर हस्ताक्षर किया। संधि का मतलब क्या होता है? दो लोग मिलकर जब आपस में किसी शर्त पे अपने आप को हथियार को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी मैटर को कंट्रोल करने के लिए वो रुकते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया, अपने में संधि कर लिया, और संधि के बाद क्या हुआ, अब इन्होंने सोच लिया कि ना हम हथियार ज़्यादा बढ़ाएंगे, ना तुम हथियार ज़्यादा बढ़ाओगे, ना हमारे तरफ से युद्ध होगा ना तुम्हारे तरफ से युद्ध होगा। इस तरह से एक लिखित दस्तावेज पर जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं संधि। तो इस तरह से जब इन्होंने संधि कर लिया, तो 3 चीज़ों पर इन्होंने संधि किया था। परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो जब सबसे पहला जो संधि किया गया तो इस बेस पर किया गया था कि हथियार जो, क्योंकि जो इनको हमेशा डर लगा रहता था कि युद्ध हो जाएगा, तो इसलिए क्या करते थे, अंदर ही अंदर यानी छुप कर, या फिर हम गुप्त रूप से बोल सकते हैं, ये अपने पास क्या करते थे, ज्यादा हथियार को जुटाने का काम करते थे। तो ऐसे सोवियत संघ भी करता था। तो इस चीज पर यह प्रतिबंध लगाया गया कि हम लोग के पास हथियार भी हम लोग अब नहीं रखेंगे ज्यादा। ठीक, और इस पर यह लगाया गया कि अब हथियार पे अंकुश लगाया जाएगा, जितना हम लोग के पास उतना ही रहेगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये 3 तरह के संधि यहाँ पर हुई, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु पक्षपात परिसीमन संधि। इस पे क्या हुआ, लगातार हस्ताक्षर किया गया और इनको सफलता मिली। इसके बाद से हम यह कह सकते हैं कि गृह युद्ध, तीसरा जो विश्व युद्ध था वो होने से बचा और एक संधि के हस्ताक्षर से रोक दिया गया। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि होगा नहीं, कोशिश किया गया था इस संधि के मामले में, हो सकता है कि इसे कम कर दिया जाए। तो यह अच्छा साबित भी हुआ। अब बात करते हैं कि इसमें जो बार बार इन झगड़ों को रोकने का, लड़ाइयों को रोकने का जो काम करता था वो बाहरी देश होते थे, यानी जो इन दोनों गुटों में शामिल नहीं थे। जो पहली दुनिया या दूसरी दुनिया थी, उन गुटों में जो शामिल नहीं थे वो इनका हेल्प करते थे, ताकि वो भी यही चाहते थे कि लड़ाई न हो। तो आइए हम बात अब करेंगे गुट निरपेक्षता का मतलब, जिसे हम NAM भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है नॉन अलायंस मूवमेंट, यानी ऐसे दल, ऐसे गुट जो इन दोनों गुट से अलग है। इन दोनों गुट से अलग होने का मतलब ये नहीं कि उनसे बातचीत इनकी नहीं है, या फिर उनसे राजनीतिक संबंध या फिर व्यापारिक संबंध इन्होंने तोड़ दिया, ऐसा नहीं है। ये उनके साथ भी रहते थे, इनके साथ भी रहते थे, लेकिन ये पूरी कोशिश करते थे कि ये दोनों में लड़ाइयाँ न हो। ठीक, तो आइए इसका अगर हम संस्थापक की बात करें तो गुट निरपेक्षता का जो संस्थापक में बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया, भारत और मिस्र, ये 3 देश के जो जोसेफ ब्रांच टीटो थे, जवाहरलाल नेहरू थे और गमाल अब्दुल नासिर थे, ये तीनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। इन्होंने 1956 में एक बैठक की और बैठक करके जो स्थिति थी देश की उसके बारे में इन्होंने क्या किया, चर्चा किया, बैठक किया और ये सुझाव दिया कि हम लोग भी क्या किया जाए, एक गुट निरपेक्षता ग्रुप बनाया जाए, जिसमें क्या हो गया, यानी अब ग्रुप बना लिया इन्होंने। और इनका सहयोग सबसे ज्यादा अगर कोई सहयोग देने में साथ था वो था घाना और इंडोनेशिया के वामे एनक्रुमा और सुकर्णो। ठीक, ये दोनों ने इनका बहुत ज्यादा साथ दिया और ज्यादा साथ दिया, जिससे क्या हो गया, ये ग्रुप बन गया, यानी गुट निरपेक्षता बन गया, यहाँ पर राज्य बन गए और इन देश बन गए और ये सारे देश इसमें रहते थे। तो जब इन्होंने पहली मीटिंग शुरू की तो देश तो बन गया, हो गया। अब इन्होंने एक पहला मीटिंग रखा, तो जो मीटिंग था, फर्स्ट मीटिंग 1961 में बेलग्रेड में रखा गया था, जिसमें लगभग 25 देशों ने शामिल हुए, 25 देशों के लोग सामने यहाँ पर आए थे। उसके बाद दूसरा जो मीटिंग हुआ, जिसे हम 14वां मीटिंग के नाम से जानते हैं, जो हमारे NCERT में दिया है, जो 2006 में किया गया। तो धीरे धीरे ये जो क्वांटिटी, जो 25 देश से शुरुआत जो गुट निरपेक्षता हुआ था, आज वो 116 देशों में हो गया। और उसके बाद भी 15 पर्यवेक्षक देश थे। पर्यवेक्षक देश का मतलब क्या हुआ, ऐसे देश, ठीक, जो निगरानी करने का काम करते थे, सभी देशों पर जो निगरानी करने का काम करते थे वो भी इनके साथ मिले हुए थे, यानी 15 पर्यवेक्षक देश भी इसमें शामिल थे। तो हम अब आगे देखेंगे गुट निरपेक्षता हम समझ गए कैसे काम किया। तो ऐसा इसमें अलग अलग जो ये लोग थे, इन्होंने हमेशा प्रयास किया और
इनको क्या होता था, फायदे दोनों तरफ से होते थे, यानी ये लड़ाई भी नहीं करवाते थे और धीरे धीरे उनसे साथ व्यापार और सारी चीजें भी अपना करते थे। हमारा गुणनिरपेक्षता, तो गुणनिरपेक्षता के बारे में हमने बताया। गुणनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है कि हम बाकी देशों से अपने रिश्तों के, यानी व्यापारिक जो रिश्ते हैं उससे अलग हो जाए, या फिर उन दोनों गुटों में हम नहीं शामिल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे एकदम अलग ही रहें। गुणनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम उससे अलग रहकर भी उनके बीच मध्यस्थता स्थापित किए रहें, उनसे व्यापारिक हमारे संबंध लगातार बने रहें। ठीक है, तो इसमें भारत भी शामिल था। भारत और भी जो देश थे इसमें गुणनिरपेक्षता इसमें शामिल हुए, जिससे उनको बहुत ही हेल्प मिली। और इसमें देश कौन कौन से थे, अगर हम बात करें इसमें देशों की, तो कुछ जो अल्प विकसित देश थे, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया या दक्षिणी एशिया जो कुछ अल्प विकसित देश थे, जो इन दोनों गुटों में जो दो महाशक्तियां थे उनमें नहीं थे, जो छोटे छोटे जो देश थे या जो अल्प विकसित है, विकास कर रहे थे, या फिर जो 9 स्वतंत्र देश थे जो अभी स्वतंत्र हुए थे, उनके लिए हम बात करते हैं। ये सारे देश, चूंकि हमारा जब ये गुटनिरपेक्षता बना था, इसमें सारे देश ने जुड़े, और जब सारे देश जुटे तो ये क्या करते थे, अपने एक दूसरे का हेल्प करते थे, अपने में एक दूसरे का हेल्प करते थे। यानी अब इनको बड़े देशों, यानी जो विकसित देश थे उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता था, बहुत ही कम मामलों में डिपेंड रहना पड़ता था। अधिकतर मामले ये अपने एक दूसरे के सहयोग से निपटा लेते थे। इसलिए जरूरत पड़ी कि एक अलग इनकी ग्रुपिंग बनाया जाए, तो इन्होंने एक ग्रुप बनाया, गुटनिरपेक्षता का ग्रुप। ठीक है, तो इसमें इसके बाद इसमें देखा गया कि धीरे धीरे, क्योंकि इसमें ये होता था कि जो बड़े देश थे वो इनको हमेशा दबाव बना कर रखते थे, ठीक, अपने पीछे हमेशा रखना चाहते थे। लेकिन ये देश क्या चाहते थे कि हम स्वतंत्र होकर रहें, किसी के डर से न रहे या फिर किसी के विरोध में न रहे, अपना स्वतंत्र होकर रहे, इसलिए इन्होंने ऐसा बनाया था। तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि हम सारे राज्य तो बन गए हैं, आपने देखा था 106 अलग अलग जब मीटिंग हुआ था 1971 में, तो अलग अलग देशों ने यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। सबसे पहले 25 देश इसमें जुड़े थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1972 में 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनाई। ठीक, ये एक ऐसा मीटिंग था जिसमें इस बात पर साइन किया गया, हस्ताक्षर किया गया कि हम सारे देश मिलकर किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो आइए देखते हैं। तो जो ये मीटिंग हुआ 1972, ये अंकटाट के माध्यम से हुआ, यानी अंकटाट जिसे हम बोलते हैं, जो व्यापार के लिए हस्ताक्षर संधि होता है, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऐसा कॉन्फ्रेंस जिसमें ट्रेड और यानी व्यापार और विकास की बात की जाएगी, यानी कैसे इन छोटे छोटे देशों में व्यापार बढ़ेगा और यहाँ पर और आर्थिक विकास होगा, यानी ऐसा विकास जो विकसित देशों को टक्कर दे सके। तो किसके था, तो उसी समय एक फ्रंट लाइन आया, यानी अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, एक नया ट्रेड पॉलिसी लाया गया, किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो क्या था, इसमें बात किया गया था वैश्विक व्यापार को लेकर, यानी इसका मतलब ये था कि इसमें 5-6 बातों पर चर्चा की गई। पहला ये था कि इन्होंने ये निर्णय लिया कि जो भी हमारे इन छोटे छोटे देश के बीच जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ये दुरुपयोग, यानी उनका नियंत्रण ये खुद पर रखेंगे, यानी अगर किसी को चाहिए तो इनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका नियंत्रण खुद पर रहेगा। इसके बाद क्या था कि अल्प विकसित जो देश थे, यानी जो ये छोटे छोटे जो देश थे जिसे हम अल्प विकसित देश बोलते थे, जो अभी विकसित नहीं हुए थे, ठीक है, तो अल्प विकसित देशों की पहुंच, ये चाहते थे कि हमारी पहुंच जो है पश्चिमी बाजार, यानी जो विकसित देश के बाजार है वहां तक पहुंचे, ताकि जो हमारे देश के, जो अल्प विकसित देश के जो गरीब व्यापारी हैं उनको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। दूसरा बात यह था कि पश्चिमी देशों से ये क्या चाहते थे कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी मंगाई जा रही है पश्चिमी देशों से, यानी सोवियत संघ से या फिर हम बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो उनको आसानी से मिल सके, कम लागत में मिल सके। तो अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इस तरह से इन्होंने अपने पर यानी खुद पर अगर सेल्फ डिफेंस होना शुरू कर दिए, या सेल्फ डिफेंड होने मतलब ये है कि अब चाहते थे कि हम खुद पे अपना विकसित हो जाए सारी चीजों के लिए, ताकि हम दूसरे बड़े बड़े देशों पर हमें डिपेंड न रहना पड़े। तो इन्होंने क्या किया, अपनी अब धीरे धीरे हर मामले में अपनी एक पकड़ बना रहे थे। इसलिए पकड़ बना रहे थे क्योंकि जो गुटनिरपेक्षता जो देश थे ये क्या होते थे, जो बड़े बड़े जो दो महाशक्तियां थे उनके बीच लड़ाई झगड़ों को रोकने के लिए हमेशा मध्यस्थता का काम करते थे, यानी हमेशा ये आगे रहते थे ताकि इनसे लड़ाई न हो। इसलिए दोनों गुट के लोग, यानी दोनों ये महाशक्तियां इन लोगों से बहुत इनको मानती थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो एक
एक अलग जगह इन्होंने बना लिया था। तो अब देखिए, लेकिन ये तो था इनका पॉलिसी, सभी देश इसी पॉलिसी बनाते थे। इससे ये फायदा होगा कि जो अल्प विकसित देश थे वो धीरे धीरे उनका विकास होगा, व्यापार वो ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनका विकास होगा, और जब विकास ज़्यादा होगा तो ये देश थोड़ा विकसित देश की तरफ बढ़ेंगे। तो अगर हम बात करें, अब अगला चैप्टर हमारे एनसीईआरटी में अगला जो टॉपिक है वो भारत और शीत युद्ध के बीच है कि भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो भारत में क्या था, तो भारत क्या था, भारत से आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू थे, संस्थापक थे इसके। तो उन्होंने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया, विदेश नीति अपनी बनाई, और विदेश नीति से आज भारत को आज इस स्थान पर पहुंचाए हैं। तो उस समय क्या इन्होंने ये करते थे, ये दोनों देशों के बीच हमेशा लगातार, जैसे मैंने बताया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के युद्ध के बीच में मध्यस्थता लड़ाई और युद्ध को विराम लगाया। तो ऐसे ही ये जो हमारी जो बड़े बड़े राष्ट्र थे उनके बीच में ये युद्ध न हो, लगातार ये प्रयास करते रहते थे। और आप जानते हैं कि जो भी ये निरपेक्षता जो देश होते थे, जो निरपेक्ष राज्य होते थे, इनका काम ये होता था, ये खुद भारत और भारत अपने ही तरह अन्य जो छोटे छोटे देश थे उनको ये खुद ये प्रेरित करता था कि आप लड़ाइयाँ न होने दीजिए, लगातार उनके बीच मध्यस्थता बनाए रखिए, और उनसे अधिक से अधिक आप मध्यस्थता बनाएंगे तो उससे अधिक से अधिक आपको व्यापार में लाभ होगा। लड़ाई करेंगे तो लाभ नहीं होगा, उस तरह अगर मध्यस्थता बनाएंगे, उनको लड़ाई झगड़ों को रोकेंगे तो व्यापार में आपको लाभ होगा, अधिक से अधिक आप विकास कर सकते हैं, न कि उनसे दुश्मनी करके। तो इस तरह से, तो अगर अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, भारत भी यही करता था। भारत की जो विदेश नीति थी वो क्या थी, ये क्या करता था, कभी भी मध्यस्थता जब काम करता था तो ऐसे फैसले लेता था जिसमें खुद का हित इसको होता था। मतलब ये था कि इसको उसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता था, दोनों तरफ एक बराबर ये तालमेल बना कर रखता था, ताकि किसी देश को ऐसा न लगे कि हम तो किसी दूसरे पक्ष में है। ठीक है, तो इसलिए दोनों एक बीच का निर्णय लेता था और मध्यस्थता करके उनके विश्वास को जीता रहता था। अगर दूसरी बात करें, दूसरा और क्या चीज करता था, ये देशों के बीच, यानी दो जो महाराष्ट्र थे उनके बीच ऐसा तालमेल बना कर रखा भारत। इसमें क्या हुआ कि अगर एक देश को ऐसा लगता है कि हमारे पक्ष में नहीं है, दूसरे पक्ष में है, तो दूसरा अगर पक्ष में लगता था तो दूसरा जो था, यानी जो पहला वाला महाराष्ट्र था वो भारत के लिए तैयार रहता था। अगर पहले वाले महाराष्ट्र को ऐसा लगता था कि हमारे पक्ष में नहीं है, दूसरे के पक्ष में है, तो दूसरा वाला इसके साथ तैयार रहता था। इस तरह से रणनीति बना के अपना रखता था। लेकिन इन्हीं बीच लगातार रणनीति बनाने के बीच भी कई तरह के भारत को कई तरह के यहाँ पर तालमेल झेलने पड़े। कई तरह से आलोचनाएं लोग करने लगे कि भारत अपने हित की बात करता है, कोई भी निर्णय लेता है तो अपने हित में करता है। तो इस तरह की कई आलोचनाएं हुई, जैसे उसमें से एक दो आलोचना हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक आलोचना था कि भारत हमेशा कोई भी मध्यस्थता का काम करता है तो उसमें अपने हित की रक्षा करता है, यानी अपने हित को पहले देखता है, उसके बाद वो कोई निर्णय लेता है। उसके बाद भारत ने एक बार क्या किया था, 1971 में सोवियत संघ से एक संधि की, जिसे हम मित्र संधि बोलते हैं, यानी एक सोवियत संघ से मित्रता की संधि की। तो सभी लोग को ऐसा लगा कि ये भारत सोवियत संघ से मिल चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था। बांग्लादेश की जो क्राइसिस थी, यानी बांग्लादेश का जो संकट था, उससे उबारने के लिए ये क्या किया था, मित्रता संधि किया था सोवियत संघ को, ताकि उसको सैनिक और भी व्यापारिक समझौते बांग्लादेश से कर सके। इससे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला था, ना दोनों महाराष्ट्रियों से नुकसान होने वाला था किसी को, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से भी इसको नुकसान नहीं होने वाला था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये दो महाशक्तियां बनी। पूरे चैप्टर मैंने देखा महाशक्तियां कैसे कैसे काम करती थी, फिर नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आई, इससे भारत को और मजबूती मिला। जो छोटे छोटे जो स्वतंत्र देश थे उनको भी और मजबूती मिली, और वो अपनी नई नई पॉलिसी बना सकते हैं। तो अंत में अगर हम ये बात कहें कि निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम किसी के पीछे न रहें, हम अपना हमारा जो अपना खुद का विदेशी जो नीति है वो खुद अपना बनाए, हम स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं। ऐसी नीति जिसमें हम खुद निर्णय ले सके, किसी के दबाव में न रहें। तीसरा, लेकिन हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे जैसे नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था बनी, धीरे धीरे ये मध्यम पड़ने लगी, यानी धीरे होने लगी। क्यों? क्योंकि जो विकसित देश थे वो इनका विरोध करने लगे। ठीक, इस तरह से विरोध भी होने लगा। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कैसे शीत युद्ध का अंत हुआ और यूरोपीय संघ, यानी जो सोवियत संघ था, उसको कैसे उसका विघटन हुआ। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।